माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर है डाटा हैंडलिंग वो करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम से स्टार्ट करते हैं। डाटा हैंडलिंग मीन्स क्या है ये डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग मीन्स डाटा का मतलब होता है किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि भाई ये बताइए कि आपने मंडे कितने आवर टीवी देखा, ट्यूसडे आपने कितने आवर, तो ये जो आप इंफॉर्मेशन देते हो इस तरह की, ये क्या है, एक डाटा है। जैसे आप बताएंगे कि भाई आपने वीक में मतलब या मंथ में कितने दिन फास्ट फूड खाया, तो आप कहोगे मैंने मंडे में, मैंने फर्स्ट डेट को खाया, मैंने 5th डेट को खाया, मैंने 7 को खाया। तो जो ये इंफॉर्मेशन आप दोगे वो ही एक डाटा बन जाती है। तो डाटा मीन्स क्या हुआ आपका, डाटा मतलब हुआ आपका इंफॉर्मेशन, किसी की भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। हैंडलिंग, अब आया वर्ड हैंडलिंग। हैंडलिंग मतलब कि किसी भी डाटा को आपने किस तरह से हैंडल किया है, किस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। आप एकदम रॉ डाटा तो नहीं दे सकते हैं कि भाई मम्मी ने, जैसे एग्जांपल के लिए मम्मी ने कहा कि भाई बताइए कि आप डेली, आपके पास घर में मम्मी ने बहुत चॉकलेट ला के रखी और मम्मी ने कहा कि आप इन चॉकलेट्स को खाते हैं, तो चलो आप मुझे बताओ कि आपने किस दिन कितनी चॉकलेट्स खाई हैं। तो आप बोलोगे कि मेरी जो कैंडी थी, मैंने फर्स्ट डे पे 4 कैंडीज़ खाई, फिर मैंने सेकेंड डे पे मैंने 3 कैंडीज़ खाई, फिर थर्ड डे पे मैं खाना भूल गया, फिर 4th डे पे मैंने 5 कैंडीज़ खा ली। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर ये पूरी मंथ की दी जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, पूरी डाटा कहलाएगी। मगर आप इस तरह से लिखकर तो नहीं दे देंगे ना, इससे मम्मी को रीड करने में बड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले चलो हैंडलिंग बता देते हैं। हैंडलिंग मतलब उसकी किस तरह से आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस डाटा को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है डाटा हैंडलिंग, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना, किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाए, उसे कहते हैं डाटा हैंडलिंग। बट क्वेश्चन आता है भाई क्यों रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ही दे दीजिए। रिप्रेजेंट हम इसलिए करते हैं कि जिससे उसकी स्टडी इजी हो जाए, हम एकदम से उसको देखते ही उसकी छोटी बारीक चीज़ों को रीड आउट कर सके, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए आपने अब तक जो पढ़ा है मैं वो मेथड्स बताऊंगी जो 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, और जो 8th में पढ़ेंगे जहाँ तक, वो मैं आपको मेथड्स बताऊंगी। तो वो मेथड क्या है, पहला मेथड, इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो है आपका, आप उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले तो जानिए। आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मम्मी कहेगी कि भाई चलो मुझे ये डाटा है, तुमने इतनी इतनी कैंडीज खाई है, मुझे इसको इन्फॉर्मेशन आप दो पूरा, बट इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह से देनी है कि पूरा डाटा का इन्फॉर्मेशन मैं एकदम से रीड कर सकूं। तो आप उसे किस किस तरह से डाटा को मम्मी को दे सकते हैं, क्या क्या मेथड है। पहला मेथड है कि आप पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। एक पिक्टोग्राफ बनता है, उसके थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपने 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। बच्चे बड़े खुश हो के कैंडीज बनाते थे। एक कैंडी रिप्रेजेंट 1 कैंडी की पिक्चर रिप्रेजेंट्स 10 कैंडीज, इस तरह से। पिक मतलब जहां पे आप पिक्चर ड्रॉ करते हो थिंग्स की, ठीक है। दूसरा मेथड जो रिप्रेजेंट करने का है किसी भी इंफॉर्मेशन को, वो है बार ग्राफ, जो आपने 7th में पढ़ा होगा। बार मीन्स बड़े बड़े बार्स, डंडे, ठीक है। तो बार के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो वो होगा मेथड बार ग्राफ। एक होता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ मीन्स आप, बार तो बनते हैं मगर डबल बनते हैं, सेट ऑफ थिंग्स के आप उसमें बार्स ड्रॉ करते हो। और ये ज्यादातर हमारा यूज कब होता है डबल बार ग्राफ, जब हमें कभी कंपैरिजन करना होता है। जैसे कि अगर आप जानते हो कि आजकल जो डेज हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है ना, ईयर के वाइज, कि आज इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, और अगर किसी और कंपैरेटिवली किसी और कंट्री से हमें कंपैरिजन करना हो, तो हम ईयर सिलेक्ट करेंगे और उसकी पॉपुलेशन को, दोनों को डबल बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमें कंपैरिजन आ जाएगा कि हमारी और किसी कंपैरेटिवली जिस देश को ले रहे हैं उसकी पॉपुलेशन में किस तरह का डाटा जाता है, ठीक है। अब ये आप 5th 6th और 7th में पढ़ चुके हैं सारे मेथड।
अब जो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम एंड एक है आपका पाई चार्ट। ये चीजें आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम एक एक चीज को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक बार उसके रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह से पिक्टोग्राफ होता है। तो आपको पिक्टोग्राफ के पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आपको एकदम देखते ही याद आएगा कि पिक्टोग्राफ किस तरह से बनते थे। पिक्टोग्राफ बनते थे कि मंडे में, मान लो एक एग्जांपल है कि मंडे में कितनी कैंडीज खाएगी, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अगर आप इस तरह से कैंडीज ड्रॉ करते थे, है ना, ये देखिए, ठीक, यहां पर आप इस तरह से, और नीचे लिखते थे दैट रिप्रेजेंट टू कैंडी। अब देखिए, अब इसे रीड करना कितना इजी होगा। मीन्स इसका मतलब एक फिगर का मतलब है 2 कैंडी। तो मंडे में खाई 2 + 2 4 और ये हाफ है, मतलब एक ही हुई ना, 5 कैंडीज खाई। मंडे में खाई 5 कैंडीज, ट्यूसडे में खाई 2 कैंडी एंड वेडनेसडे में खाई 3 कैंडीज। तो देखिए, आपने ये मम्मी को जब आपने ये एक मंथ बाद अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करके देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक पिक्टोग्राफ, जो आप 6th स्टैंडर्ड में फिर आप बना चुके हैं। अब हमारा दूसरा आ रहा है बार ग्राफ्स। ठीक है, तो बार ग्राफ्स को मैं बताऊंगी थोड़ा सा। अब जब हमारा कोई भी डाटा है, अगर वो डाटा हमें अगर रिप्रेजेंट करा गया है, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया गया है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सिस्टमेटिक वे में, तो हमारे लिए बड़ा इजी है कि हम उसे ग्राफ के थ्रू दिखा दें। ठीक है, कब, जब वो रिप्रेजेंट करा गया हो, किसके कैसे रिप्रेजेंट करा गया हो, वो केवल ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, तो हम बार ग्राफ इजीली ड्रॉ कर देते हैं। अब आप कहोगे भाई ऑर्गेनाइज्ड वे क्या है। ऑर्गेनाइज्ड वे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि आपके क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि क्या है ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इसे आपके क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट से पूछा गया कि भाई बताइए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पसंद है, तो हर स्टूडेंट एक आंसर देगा। देखिए क्या क्या आंसर होंगे, स्टूडेंट्स के आंसर क्या होंगे, स्टूडेंट्स के आंसर हुए, एक ने कहा मैथ्स पसंद है मुझे बहुत, ठीक है, सेकंड वन ने कहा नहीं भाई मुझे तो इंग्लिश पसंद है, फिर थर्ड कहेगा नहीं मुझे इंग्लिश मैथ्स पसंद है, फिर नेक्स्ट कहेगा मुझे आर्ट्स पसंद है, ठीक है, फिर बोलेगा कोई कि नहीं मुझे हिंदी पसंद है। 5 स्टूडेंट ने ये डाटा दिया, इसी तरह से सारे 15 स्टूडेंट देंगे। तो फिर दोबारा से क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया, 15 स्टूडेंट्स का डाटा मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैंने 15 स्टूडेंट का डाटा रिप्रेजेंट कर दिया। एम फॉर मैथ्स, इंग्लिश, आर्ट्स एंड हिंदी। तो ये ऑर्गेनाइज क्यों है, क्योंकि इसमें केवल आपके जो ऑप्शन है वो कुछ काउंटेबल हैं, केवल मैथ है, ठीक है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, सॉरी हिंदी है और एक आर्ट है। तो आपके कौन से सब्जेक्ट हैं, देखिए मैथ्स है एक सब्जेक्ट, क्या हुआ आपके। अब आप इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके पास डाटा आ गया है, अब इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट करोगे इन मेथड में से कोई सा मेथड ड्रॉप करके। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट लिए, एक मैथ्स है, एक हिंदी है, एक इंग्लिश है आपका सब्जेक्ट, एक आर्ट सब्जेक्ट है। इतने सब्जेक्ट तो है ना यहाँ पर। क्यों है ये ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि केवल इसमें ऑप्शन 4 हैं, 40 नहीं है, 4 ही ऑप्शन है। तो उन्हें इस तरह से सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं अरेंज कर सकती हूँ ना कि भाई इस तरह से लिखो। अब हम बनाते हैं यहाँ पर इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड डाटा में हमें टैली बनानी होती है। टैली मीन्स, टैली मार्क्स बोलेंगे इसे, कि भाई इसे टैली करके लिखते हैं कि कितनी बार किया।
मैथ को काउंट करेंगे, देखो 1, तो मैं एक पिक यहाँ पर लगाऊंगी। इसको ऐसे ही करना होता है, हमें पूरे डाटा में से इन्हें ढूंढेंगे नहीं, हमें ढूंढना नहीं है कि मैथ यहाँ पर है, यहाँ पर है, 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। हमें अपनी एक फिंगर इस पर रखनी है, फिर उसका एक हमने टैली यहाँ पर लगा लिया, देन इंग्लिश, फिर इंग्लिश में जाना है, फिर अगेन मैथ में जाना है, फिर आर्ट पहुंच गए, एंड देन हिंदी। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। फिर हिंदी, तो फिर यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, फिर मैथ एंड देन आर्ट। ठीक है, चलिए फिर आर्ट हो गया है, देन हिंदी, फिर इंग्लिश 3 है, इंग्लिश 4 हो गए, तो फिर हमने ऐसे करना पड़ेगा, हमें बंच हो जाता है, फिर 5 का 5 10 बार उसका। नाउ मैथ्स 3 मैथ्स, तो मैथ्स थोड़ा दूरी पर रखेंगे, मैथ्स देखिए 3 थे ना, तो एक तो मैंने क्रॉस आया, इनको मैंने बंच में किया, और 2 हमारे ऐसे हो गए। फिर हिंदी, तो हिंदी में मैंने ये एक और ऐसे, और नेक्स्ट उसको बंच कर देगा, अगेन हिंदी, फिर इंग्लिश एंड देन आर्ट। तो ये क्या हुई, ये आपने अपने ऑर्गेनाइज डाटा में से इस तरह से टैली कर लिया ऐसे। अब इस ऑर्गेनाइज डाटा का जो टैली है उसमें बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। यहां पर आपकी आएगी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, मैथ्स कितने स्टूडेंट ने लाइक किया, ये 5 6 7 ने। हिंदी किसने किया, 5 + 1 6 ने। इंग्लिश किसने किया, वो भी 7 ने किया, और आर्ट्स केवल 5 स्टूडेंट ने किया। तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास एक नई टर्म आ गई है, आपका एक डाटा था, वो एक ऑर्गेनाइज डाटा था, उस ऑर्गेनाइज डाटा में से आपने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया कि उनके सब्जेक्ट को हम अलग अलग सेपरेटली लिख सकते थे। फिर यहाँ पर हमारा उसका हमने टैली बनाई, और एक नई टर्म आपके पास आई फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी, आप ये चीज़ बेटा 7th में पढ़ चुके हैं, बट 8th में भी जब तक आप 7th का रिवाइज ना करें तो आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि बार ग्राफ का हिस्टोग्राम से कनेक्शन आ जाएगा, तो चीज़ें आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कितने टाइम्स हमें मैथ सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट ने पसंद किया। ठीक है, तो इसका मतलब मैथ्स की सब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है 7, बिकॉज 7 स्टूडेंट लाइक द सब्जेक्ट मैथ्स। हिंदी की फ्रीक्वेंसी है बिकॉज 6 स्टूडेंट्स लाइक्स द मैथ्स। ठीक है, तो आपको अगर याद होगा 7th स्टैंडर्ड में इसमें एक आता था मोड मीन्स वो वैल्यू, मोड का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स 7 and 7 है ना, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो स्टूडेंट क्या लिखते थे, अगर मोड लिखना है इस क्वेश्चन में कि मोड क्या है, तो स्टूडेंट क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं भाई फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है। भाई फ्रीक्वेंसी 7 है, बट आंसर क्या है, वो आंसर तो है मैथ्स। तो आपको मोड हमारा सब्जेक्ट में आएगा कि भाई मैथ्स को सब बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 7 स्टूडेंट लाइक, एंड यहाँ पर इंग्लिश भी है, तो दोनों में होगा कि इंग्लिश एंड मैथ दे आर लाइक बाय द इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मोड क्या हो गया हमारा, मैथ्स और हिंदी सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ध्यान से पढ़ेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है। टाइम्स अ पर्टिकुलर थिंग्स हैपन, कितने बार कोई भी पर्टिकुलर चीज हुई है, वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब हम इस फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही ड्रॉ करते हैं बार को। ठीक है, तो चलिए बार को ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ हल्का सा छोटा सा ग्राफ। ये हमारी आई ए एक्सिस और बी एक्सिस, हमारे पास मैथ्स है, तो मैंने इक्वल, जो हमारे बार्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, तो ये हमारा मैथ्स का आ गया, और इक्वल विड्थ के आगे होते हैं। ये हमारा हो गया हिंदी का रख देते हैं, हिंदी, फिर आ गया आपका इंग्लिश, और फिर आपका आ जाएगा आर्ट। ठीक है, यहाँ पर आपकी देखिए, आपको देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 to 7 ही है, 7 तक हाईएस्ट है, तो आप 7 तक ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैथ्स कहाँ तक जाना है आपका 7, तो आपकी मैथ्स की फ्रीक्वेंसी तो हुई है
तो ये बार हुआ मैथ्स का। देन हिंदी, हिंदी का है 6, हिंदी रहेगा 6, इंग्लिश 7, देन अगेन इंग्लिश 7, एंड देन आर्ट बाय 5 स्टूडेंट्स। तो देखिए ये आपका मैथ सब्जेक्ट हो गया, ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया और ये आर्ट्स हो गया। इसके थ्रू अगर आप अपनी मदर को ये सब चीज़ें ना देखें, कल ये डाटा दिया जाए, ठीक है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर आपको केवल ये डाटा या ये ग्राफ दिया जाए तो आप इसे इजीली रीड कर देंगे ना, आपको इन सब की कोई रीड जरूरत ही नहीं है। देखते ही क्लियर है आपको कि भाई मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो 7 स्टूडेंट ने लाइक किया है, सबसे कम पसंद करा गया आर्ट्स है, ठीक है। तो यही बात है, यही चीज़ है डाटा हैंडलिंग, एक उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करा जाए। तो अब ये तो बात थी आपके प्रीवियस सेक्शन की, मतलब आपने जो 7th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं 8th के हिस्टोग्राम से कि भाई ये तो था हमारा डाटा ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज्ड डाटा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से ये रिप्रेजेंट करा गया है। अब अगर डाटा आपका ऑर्गेनाइज ना हो तो आप किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो चलिए मैं इरेज कर देती हूँ ये। अब आपका जो डाटा है वो किस तरह का है, वो डाटा आप देखिए कि आपके स्टूडेंट, अगर आपकी ये बात ली जाए कि आपकी क्लास में कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैथ्स में मैथ सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आए, 15 स्टूडेंट हैं, तो पहले मैं वही ले लेती हूँ कि स्टूडेंट्स हैं 15 स्टूडेंट्स हैं, और मैथ के जो मार्क्स हैं वो किस तरह के हैं, ठीक है, मैथ्स में जो मार्क्स हैं, अब वो देखो वो इस तरह के होंगे। 10 में से अगर आपका टेस्ट हुआ है कोई और आपके अगर 15 स्टूडेंट के मार्क्स क्या होंगे, एक का 5, एक का 3, 2, 0, ठीक है, 8, 9, 5, 2, 10, ठीक है, ये हो गया 8, 8, 7, 6। अगर 15 का ना हो, ज्यादा स्टूडेंट का हो, ज्यादा का ले लेते हैं, चलिए 20 स्टूडेंट्स का ले लेते हैं। 7, 6, 6, 8, 10। तो ये आपके 20 स्टूडेंट्स का डाटा है मैथ्स के मार्क्स का। अब इसे बोला जाए कि भाई इसको भी आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ ग्राफिकली, इस डाटा की को आप रिप्रेजेंट करो। तो आप देखेंगे जो आपका जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। क्यों? कहीं तो 0 मार्क्स है, तो क्या कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है। और अगर टेस्ट हमने तो भाई 10 मार्क्स का लिया है, अगर टेस्ट 50 मार्क्स का हो, चलो 50 का ही कर लेते हैं इसे, तो ये 50 कर लिया हमने, 23 कर लिया, ये 22 कर लिया, ये 10 कर लिया, ये 18 कर लिया, 19 कर लिया, 20, 32, 22, 28, 38, 37, 17, 16। तो अब बताइए, क्या मेरे पास ये जो डाटा है ये बिल्कुल अनसिस्टमेटिक है, मुझे इन्हें कुछ सिस्टम से बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप देखो, अगर इसका आप इस तरह से ग्राफ बनाते हो तो क्या आप 0 से लेकर 50 तक के नंबर लिखोगे? उसमें से कुछ नंबर तो ऐसे हैं कि 0, 1, 2, 3 मार्क्स हैं ही नहीं स्टूडेंट के, नहीं है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें इनको ऑर्गेनाइज, इनकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनसिस्टमेटिक वे में है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो मुझे इनको एक ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी? ग्रुपिंग। ये डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाएगा? ग्रुपिंग वे में, ठीक है। बार ग्राफ कब बना था? जब हमारा ये क्या था? ऑर्गेनाइज था, बिल्कुल सिस्टम से था। अब जब वो अनऑर्गेनाइज है, अन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्रुपिंग के थ्रू। और जब ग्रुपिंग होगी तो क्या बनेगा? हिस्टोग्राम बनेगा। तो बात समझेंगे ना। अभी जब आप बार ग्राफ्स को पढ़ते पढ़ते हिस्टोग्राम पर आते हैं तो आपको सब चीज़ें पता होती है, भाई बार ग्राफ क्यों बनाया था, किस तरह से बना था,
और अब हमने अगर इस फिगर का हिस्टोग्राम बनाया है तो भाई क्यों बना रहे हैं हम हिस्टोग्राम? तो वो क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारा जो ये डाटा है वो बिल्कुल अनसिस्टमेटिक वे में है, हम उसको 1 2 3 4 करके इस तरह से नहीं कर सकते। तो मुझे एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इन नंबर्स को ग्रुपिंग में बाइंड करना पड़ेगा जिससे मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो चलिए ग्रुपिंग में बाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने डाटा में सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट को देखते हैं। ठीक है, सबसे लोवेस्ट और हाईएस्ट ग्रुपिंग करने में। तो देखिए सबसे लोवेस्ट आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? सबसे लोवेस्ट है 10, ठीक है, सबसे हाईएस्ट है 50। मीन्स इसके बीच में कितने हैं यहाँ पर? 40 नंबर्स है ना। तो 40 नंबर्स को आप किस तरह से उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे? आप उनकी ग्रुपिंग, कई बार ग्रुपिंग आपको जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चनर आपको एक प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपको ग्रुपिंग ऐसे ऐसे करनी है, बट कई बार ग्रुपिंग आपको खुद करनी होती है। तो खुद की जजमेंट भी तो होनी चाहिए भाई ग्रुपिंग कैसे करनी है। तो ये ग्रुपिंग आपकी यहाँ पर 10 की भी हो सकती है और 5 की भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये ग्रुपिंग कर लेती हूँ 10 की, तो वो थोड़ा छोटा बनेगा हमारा। तो अब आप देखिए मेरी जो ग्रुपिंग होगी, यहाँ पर मैं ग्रुपिंग करूंगी, वो क्या करूंगी 0 to 10, 10 to 20। अभी मैं इसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आपको मैं इसमें अच्छे से चीजें बताती हूँ पहले। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 हो गई आपकी ग्रुपिंग। जहां पर हमने पहले वाले ग्राफ में यहाँ मैथ सब्जेक्ट लिखे थे, जहां पर हमें 1 2 3 काउंटिंग लिखनी थी, वहां पर मैंने ग्रुप बना दिए, क्योंकि हमारा ये क्या है, हमारा अनऑर्गेनाइज्ड है, ये हमारा अनसिस्टमेटिक वे में हमारा डाटा है। तो ग्रुपिंग करनी मेरे लिए बहुत जरूरी थी जिससे मेरा काम इजी हो जाए। अब दूसरी बात, ग्रुपिंग में आप देखेंगे कि एक 0 है, एक 10 है, एक 20 है और 30 है। इसको जरा ध्यान से देखेंगे। इसमें ये आपकी इस ग्रुप की, ये एक ग्रुप है ना, इस ग्रुप की ये आपकी लोअर लिमिट है। ये क्या है? लोअर लिमिट। और ये क्या है? हायर लिमिट। ठीक है, जो पहला नंबर है वो देखो कम है 20, तो ये लोअर लिमिट और ये हायर लिमिट। जब हम हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है? क्लास विड्थ। हमें क्लास विड्थ मिलती है, और जिसका दूसरा नाम है क्लास साइज। ये क्लास साइज भी है, इसे क्लास विड्थ भी बोला जाता है और क्लास साइज भी। तो कैसे मिली हुई? हायर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करके क्लास विड्थ और क्लास साइज मिल जाती है हमें। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट और ये हायर लिमिट। एक बात तो ये हुई, ये हर ग्रुप में है। इस ग्रुप में देखो, इस ग्रुप में लोअर है 10 और हाईएस्ट है लिमिट आपकी 20। पर एक बात ध्यान रखना, हर ग्रुप में वो इक्वल होती है, क्लास साइज हर ग्रुप का इक्वल होता है। ठीक है, हर किसी में 10 10 10 का डिफरेंस ही होगा। देखिए अगर हायर लिमिट आपकी 30 है, लोअर 20 है, तो क्लास साइज कितना आया? 10 का आया ना। और देखो दोनों नाम बोल रही हूँ मैं, विड्थ, क्लास विड्थ भी बोलते हैं और क्लास साइज भी बोलते हैं। अब चलिए ये बात पता चल गई कि भाई क्लास साइज क्या होता है और क्लास साइज हमारा इक्वल भी होना चाहिए। अब दूसरी बात, जब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी मुझे इसमें भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर भी करनी है। तो अब हम कर लेते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि 10 इधर भी है, इधर भी है, 20 इधर भी, इधर भी, 30 भी 2 बार, 40 भी 2 बार। तो भाई मुझे लेना कहाँ पर है, कहाँ पर चूज करना है? सो ऑलवेज आपको ये पता होना चाहिए कि हम हमेशा किसी भी नंबर को वहां लेते हैं जहां पर उसकी हायर लिमिट हो। ठीक, तो चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 10, 20, 40 और यहाँ पर 50। तो ये हमारे जो 10 है, ये ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हो रही है, 2 बार है। ठीक है, तो जो भी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही होती है, हम उसको हमेशा ये लेकर चलते हैं कि हमें उसे हायर क्लास में ही मानना है। दैट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन ऑलवेज बिलोंग्स टू अ हायर क्लास।
ये ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है ना, तो ये किसको बिलोंग करेगी, ये बिलोंग करेगी हायर क्लास को। अब हायर क्लास देखो, ये 0 से 10 है, ठीक है, और यहाँ पर 10 से 20 है, बड़ा कौन है इसमें, 10 से 20 हायर क्लास हुई ना, एक क्लास ये लोअर क्लास हुई, ये हायर, फिर ये अगर लोअर है तो हायर 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 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो हमें अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन को हमेशा हायर क्लास में लेना है। जैसे कि मुझे 10 को यहाँ नहीं, यहाँ इस क्लास में लेना है। अगर मेरे पास 20 आता है तो 20 के लिए हायर क्लास इधर है, इधर नहीं, तो मैं 20 इधर लूंगी। 40 अगर मुझे लेना है तो 40 की हायर क्लास है ये नहीं, ये इसकी 40 की लोअर क्लास है, मुझे 40 को इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताई, आपको सबसे बड़ी बात बताई क्लास साइज, क्लास विड्थ, ठीक है, वो कैसे होगी, हायर टू माइनस लोअर से आपकी क्लास विड्थ निकलेगी। आप जब ग्रुपिंग करेंगे तो ये बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि ग्रुपिंग में सारे क्लास साइज बिल्कुल सेम होने चाहिए। दूसरी बात, रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन ऑलवेज यू हैव बिलोंग्स टू अ हायर क्लास, वो केस को बिलोंग करेगी, हमेशा हायर क्लास को बिलोंग करेगी। तो ये क्लास है, इससे हायर ये, फिर हायर, ऐसे ऐसे जाएंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई 10 दोनों में है, 20 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये 20 किस ग्रुप में जाएगा, सो इट बिलोंग्स टू द हायर क्लास। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, यह है 50 जाएगा। अब देखिए 50 यहाँ पर नहीं है ना, तो मुझे एक क्लास और बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें तो ले ही नहीं सकती, मैं इसमें नहीं ले सकती हूँ इसे, आप समझ रहे हैं ना, क्यों नहीं ले सकती भाई, क्योंकि इसमें तो ये लोअर ग्रुप में है, मुझे इसे हायर ग्रुप में लेना है, और हायर ग्रुप आगे वाला होगा। तो 50 के लिए मुझे इधर लाइन होगी, फिर 23 इधर, 22 भी यहीं पर आना है, 10 देखिए रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन है, तो ये मुझे हायर क्लास में, अपर क्लास में लेना पड़ेगा। 18th भी इसी क्लास में जाएगा, 19th भी यही जाएगा, 25 इधर आएगा, 32 इस ग्रुप में, 10 भी इस ग्रुप में जाएगा, 22 फिर आ गया 10, देखिए बाइंड हो गया ये, 28 फिर इस ग्रुप में, 38 इस ग्रुप में, 37 सॉरी 56 नहीं हो सकता, मैं इसे 15 कर देती हूँ, 15 इस ग्रुप में, 17 भी इस ग्रुप में, फिर 16 भी, और देन 16, 28 कहाँ जाएगा, 28 जाएगा इस ग्रुप में, एंड देन 10, चलिए ठीक है। तो ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी को आप लिखेंगे तो ये ग्रुप में तो 0 है, ये ग्रुप है ही नहीं, 0 से 10 का ग्रुप ही नहीं है। 10 to 20 ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी 10, ये फ्रीक्वेंसी आ गई 5 + 1 6, ये 3 एंड देन ये 0 एंड देन 1, ठीक है। तो ये आपकी आ गई ग्रुपिंग करने के बाद जो आपने की है ये फ्रीक्वेंसी आ गई। तो जब आप ग्रुपिंग करते हैं, जब आपने ग्रुपिंग की, जब ऑर्गेनाइज्ड आपका डाटा नहीं था, जब आपने ग्रुपिंग की है तो आप क्या बनाते हैं, इसमें आपका ड्रॉ होता है हिस्टोग्राम। क्या होगा, हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा। तो चलिए मैं इधर ही बता देती हूँ, हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए इस तरह से आप बार को लगाते हैं। अब 0, अब अपने ग्रुपिंग को देखिए, क्लास इंटरवल क्लास साइज 10 है, मींस आप अपने ग्राफ पर जो आपकी लाइन है उसे 1 को 10 यूनिट ले लेंगे। तो 10 आपको इस तरह से लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है 0 से 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर आ गया 50 और 60, यही तो जाएंगे, 0 से 60 आ गया। यहाँ पर आपकी सीधा देखिए काउंटिंग है 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर ये आपने लिया, आपने ग्रुपिंग, यहाँ पर आपने ग्रुपिंग ली है, यहाँ पर आप लेंगे फ्रीक्वेंसी, और जिसे बोला गया है मार्क्स। फ्रीक्वेंसी किस चीज की है, मार्क्स ऑफ अस, और ये क्या है, ग्रुपिंग किसकी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपके लिए ये सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने केवल अपने डाटा को इस तरह से एक्सिस पर रिप्रेजेंट करा है। इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
मैंने अभी इसे केवल मैंने एक रफली ग्राफ बनाया है, बना भी नहीं है। तो देखिए इसमें कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ रही है मुझे। एक्स एक्सिस लिखा, आप उसके ओरिजिन को लिखिए, वाई एक्सिस लिखिए, फिर आपको एक एक्सिस पर ग्रुपिंग की है तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ग्रुपिंग किसकी की है? स्टूडेंट्स की करी है ना। तो आपने इस तरह से, सॉरी मार्क्स की करी है आपने, ये यहाँ पर ये मार्क्स हैं, ये आपके मार्क्स हैं, मार्क्स थे ना ये, इनकी तो ग्रुपिंग की। और ये क्या है? यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स की ग्रुप है, कितने स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए। तो आपको ये सब चीजें लिखनी बहुत जरूरी है। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। 0 से 10, 0 है, कोई ड्रॉ नहीं होगा। 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20 कितना है? 10, 10 से 20 बिल्कुल 10 है आपका। तो ये आ गया आपका 10 से 20 का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? 20 से 30, नो गैप, कोई गैप नहीं है क्योंकि ये बार नहीं है, हिस्टोग्राम बनेगा। 20 से 30 मीन्स 20 यहीं से लेंगे और 36 मीन्स आपका ये होगा इस तरह से। देन 30 से 40 कितना है? 3, तो आप ड्रॉ करेंगे 3। फिर आपका 40 से 50 0, एक भी बच्चे के मार्क्स नहीं है। और देन उसमें क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्या बना? आपका एक हिस्टोग्राम बन गया। अब आप इसकी रीडिंग भी हो सकती है बड़े आराम से। कैसे होती है इसकी रीडिंग? अगर ये बोला जाए कि किस बच्चे के मार्क्स, कितने बच्चों के मार्क्स सबसे हाईएस्ट हैं, तो आप क्या करोगे? एकदम से देखोगे, अच्छा 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 और 20 के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी हर क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ये आपका क्या बना है? ये बना है आपका हिस्टोग्राम। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 0 से 10 में 0 था, 0 से 10 बिल्कुल 0 था। तो कई बार डाटा ऐसा भी आ सकता है कि भाई वो 0 से ही शुरू हो, या डाटा इस तरह का भी आपके पास आ सकता है कि 0 से 50 तक या 500 तक कुछ हो ही ना, सीधा 500 से 600 से 700 फिर 800 इस तरह का डाटा हो। तो क्या हम 0 से शुरू करना जरूरी होता है हमेशा? तो क्या हम इस तरह से लगाएंगे? तो हम यहाँ पर एक पुट करते हैं इस तरह से, इसे बोला जाता है किंग, ठीक है। सो ये जो हमारी जैक्ड लाइन है, ठीक है, ये इसको हम किंग बोल देते हैं कि ये एक ब्रोकन का सिंबल है कि यहां से आपका डाटा ब्लॉक हो गया है और उसके बाद 0 से शुरू था पर कनेक्टिविटी ऐसे आ गई है। केवल ये कब लगाना है? जब हमारे डाटा 0 से यहाँ पर गैप काफी हो, समझ गए? जैसे 0 से सीधा 500 पर जाना है, फिर 500 से 600, तो देखिए गैपिंग इक्वल नहीं है ना। देखो कहाँ पर लगेगा, अगर यहाँ 0 से यहाँ पर 500 है, फिर 600 है, फिर 700 है, तो भाई आपका डाटा ये कि देखो, आप कहोगे भाई यहाँ पर तो 100 का गैप, 100 गैप है, यहाँ पर, यहाँ 100 का गैप है, यहाँ भी 100 का गैप है, और यहाँ 500 का गैप आ गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एक सिस्टम है, एक पैटर्न है जिसे हमें पूरा फॉलो करना है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमें एक जैग क्रैक बनाना पड़ेगा जिस तरह से, जिसे हम किंग का नाम देंगे। अब आप कह सकते हैं भाई 0 से 50 तक क्रैक हो गया है, ब्रेक लग गया है, अब हमारी कनेक्टिविटी 500 से शुरू हो रही है। ये लगानी बहुत जरूरी होती है। तो ये था आपका हिस्टोग्राम का रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके पिक्टोग्राफ के बारे में